आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वीना मिश्रा आज आपके समक्ष कक्षा 11वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम इसका एक प्रमुख पाठ है डायरी लिखने की कला। इसके प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं और डायरी लिखना हमको लगता है बहुत ही आसान से काम है, हम इस पर प्रश्नोत्तर लिख देंगे। परंतु हम अपनी एकदम जो सरल भाषा है, चालू भाषा है, उसमें प्रश्न के जवाब देते हैं जो हमको सही अंक नहीं दिलवा सकती और आपके लिए प्रश्न निकालना भी आसान नहीं होता है। इसलिए मैंने इसमें से कुछ प्रश्न निकाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, डायरी क्या है? प्रश्न समझिए, डायरी क्या है? ये नहीं पूछा जा रहा कि डायरी लेखन क्या है। डायरी आप सबने देखी होगी और उसी का जिक्र है ये कि मोटे गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक अर्थात जिसमें हम नोट करते हैं, जिल्द अर्थात जो उसका पहला जो कवर होता है वो, जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं और हर तिथि के साथ एक या आधे पृष्ठ की खाली जगह छोड़ी जाती है। यह खाली जगह उस तिथि विशेष के साथ संबद्ध सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए होती है और उसे हम डायरी कहते हैं। तो डायरी क्या है उसका जवाब है ये। दूसरा प्रश्न है, डायरी लिखने के फ़ायदे क्या हैं? तो डायरी लिखने के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। आप सब इससे परिचित होंगे, शायद आपने घर में किसी को डायरी लिखते देखा होगा या हो सकता है आप स्वयं लिखते हों। तो फ़ायदों से हम परिचित ज़रूर रहते हैं, परंतु उनके जब लिखने की बारी आती है तो हम शायद समझ नहीं पाते कि क्या लिखें। तो आइए देखते हैं। पहला फ़ायदा है, आने वाले खास दिन के लिए तयशुदा दायित्व और कार्य योजनाएं उसमें लिखी जा सकती हैं ताकि हमारे संकल्प की हमें याद दिला सके। तो हो सकता है कि आने वाले 1 महीने बाद आप कुछ अपने लिए दायित्व तय कर रहे हैं या कुछ अपने कार्यों की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप पहले से उनको डायरी में लिख दें। तो इससे क्या होगा, आप अपने संकल्प याद रख सकते हैं। अब इसमें कुछ कीवर्ड हैं जैसे तयशुदा दायित्व और कार्य योजनाएं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रश्न में भी, उत्तर में भी अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपका जो जांचने वाले शिक्षक होंगे उनकी नज़र इस पर अवश्य पड़े। दूसरा पॉइंट बनता है, हम किसी काम या अनुभव को याद रखना चाहते हैं तो उसे हम डायरी में दर्ज कर सकते हैं ताकि हम उसे भूलें ना। हो सकता है हमने किसी दिन कोई विशेष काम किया हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसको हम पूरे जीवन भर याद रखना चाहते हो, तो उसे हम डायरी में दर्ज कर देते हैं ताकि हम उसको कभी भूल ना पाएँ। तीसरी बात, जिन बातों को हम किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते उन्हें भी खुद को सुना डालते हैं। कुछ बातें होती हैं जो हम निजी खुद से ही कहते हैं, पर्सनल होती हैं, हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो उनको हम डायरी में दर्ज कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे मन की जितनी भावनाएं हैं उस पर अंकित हो जाती हैं और हमारा मन का बोझ उतर जाता है। चौथी बात है, ऐसा करके हम पहले खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जब हम डायरी लिखते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारी फीलिंग्स किस तरह की हैं, तो हम खुद को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। पांचवा, दूसरे अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते भार से मुक्त होते हैं। कभी कभी वो बातें हमें परेशान करती हैं, कोई बातें घटित होती हैं तो, और जब हम उन्हें लिख देते हैं तो हमारे अंदर जो भार है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। अपने ही व्यक्तित्व के पहलुओं को इस तरह दर्ज कर उन्हें पलट कर कभी भी पढ़ा जा सकता है। तो आप कभी भी साल 2 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी आप डायरी के पन्नों को पलट कर पिछली बातें याद करें तो आप सोच सकते हैं कि आप उस समय क्या सोचते थे, आपकी सोच कैसी थी, आप किस तरह बदल गए हैं। तो इस तरह से हम उन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये 6 फ़ायदे हैं। इन्हें आप छोटा करके भी लिख सकते हैं, हालांकि मैंने बहुत छोटे करके लिखे हैं, तो आप इन्हें 2 नंबर के हिसाब से और भी कीवर्ड्स जो हैं उनको अंडरलाइन कर से। जैसे पहला बन सकता है, तयशुदा दायित्व और कार्य योजनाओं के संकल्प याद दिला सकते हैं। दूसरे में आप लिख सकते हैं, हमें काम और अनुभव की याद दिलाते हैं। तीसरे में आप लिख सकते हैं, हम जो किसी से नहीं कह सकते उसे खुद को कहते हैं। चौथा कह सकते हैं, हम बेहतर तरीके से खुद को समझ सकते हैं। हम अनजाने इकट्ठा होते भार से मुक्त होते हैं। तो आप इनको यदि 2-2, 4-4 वर्ड आप कम कर लें तो ये और भी छोटा प्रश्न बन सकता है। मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया है कि कभी कभी हो सकता है भावी जो पाठ्यक्रम है उसमें 3 नंबर के प्रश्न आ जाएं, तो आप इस हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है, डायरी लेखन क्या है? हमने पहले प्रश्न पर जिक्र किया था, डायरी अलग चीज़ है, डायरी लेखन अलग चीज़ है। तो डायरी लेखन क्या है, इसकी परिभाषा आप एज इट इज़ याद करें तो बहुत अच्छा है। जैसे
ये भूमिका है। दिन भर जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते हैं उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। हम दिन भर जिन घटनाओं से, जिन गतिविधियों से, जिन विचारों से गुजरते हैं उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। यह लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग और उपभोग के लिए होता है। अब डायरी लेखन की परिभाषा क्या है? परिभाषा एज इट इज़ होनी चाहिए। वास्तव में डायरी नितांत निजी स्तर पर, निजी अर्थात पर्सनल, निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। तत्संबंधी अर्थात उससे संबंधित हमारी जो भी बुद्धि और भावनाएं जो हमें प्रतिक्रिया देती हैं उसका लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। अब कंक्लूजन इसका ये निकलता है, या कुछ और मुख्य पॉइंट हैं इसके, कि शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो यह अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है। अब खुद का इंटरव्यू लेते हैं हम इसमें, और ये व्यक्तिगत दस्तावेज है, मतलब आप अपनी भावनाओं को इसमें दर्ज करते हैं। तो ये डायरी लेखन की परिभाषा है और 2 नंबर की शब्द सीमा के बिल्कुल अनुकूल है। प्रश्न चौथा, प्रमुख व्यक्तियों के डायरी लेखन के नाम लिखें। एक एनी फ्रैंक की डायरी है, एक किशोरी की डायरी के नाम से, और जो उन्होंने लिखी थी ये 1942 से 44 के दौरान लिखी थी। नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुपकर रहते हुए लिखी थी। यह डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्यिक कृति भी है। अगली जो किताब की शक्ल में छपी डायरी हैं उनके नाम है मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी। यात्रा वृत्तांत के रूप में जो डायरी छपी है उनके नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल सांकृत्यायन की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, और डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी। 19वीं सदी के 5वें दशक में हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध की भी एक डायरी छपी थी, उसका नाम है एक साहित्यिक की डायरी। तो ये कभी कभी नाम पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप याद अवश्य कर लें। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण, ये अक्सर आता है, इसको अवश्य आप लिख कर तैयार करें। डायरी और अन्य साहित्यिक विधाओं में क्या अंतर है, या डायरी अन्य साहित्यिक विधाओं से कैसे अलग है? तो हमने यहाँ 2 कॉलम बनाए हैं, एक पे हमने लिखा है डायरी और दूसरे में लिखा है साहित्यिक विधाएं। तो सबसे पहले आप देखिए डायरी का पहला पॉइंट, डायरी स्वयं के लिए लिखी जाती है, अर्थात हम खुद के लिए लिखते हैं, किसी और को पढ़ाने के लिए नहीं लिखते हैं। जबकि साहित्यिक विधाएं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक किसके लिए लिखते हैं? हम पाठकों के लिए लिखते हैं। तो डायरी खुद के लिए लिखते हैं और कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक पाठकों के लिए लिखते हैं। साहित्यिक विधाएं इन्हीं को कहते हैं, कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक को साहित्यिक विधाएं कहते हैं। दूसरा अंतर है, डायरी साहित्यिक विधा नहीं है और ना ही वह साहित्यिक विधाओं के रूप में लिखी जाती है। मतलब डायरी को हम कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, कहानी के रूप में नहीं लिखते हैं, परंतु वो ना उनके रूप में वो लिखी जा सकती है। जबकि साहित्यिक विधाएं जैसे निबंध, कहानी या उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वह डायरी का सिर्फ रूप होगा, अंतर वस्तु के लिहाज से उसमें डायरी उसे हम नहीं कह सकते। तो ये मुख्य 2 अंतर हैं और 2 नंबर के अनुसार बिल्कुल उचित है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, तो डायरी लेखन में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया है। आप अपने साथ दोस्ती कायम कर सकते हैं। इसके लिए इन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहली, डायरी किसी नोटबुक या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए ताकि तिथियों के अनुसार बने हुए सीमित स्थान से अपने को बंधा हुआ ना महसूस करें। आप पुरानी डायरी में लिखेंगे या पुरानी नोटबुक में लिखेंगे तो जो नई डायरी में डेट के अकॉर्डिंग 1 पेज या आधा पेज दिया रहता है तो आप उसमें बंधे नहीं रहेंगे। आप जितने पेज लिखना चाहें उतने पेज लिख सकते हैं। तो इसलिए पुरानी डायरी में लिखना चाहिए डेट डाल के। दूसरा है, लेखन करते हुए आप स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं। आप पहले सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं और खुद से आप क्या कहना चाहते हैं, किन्हें आप भविष्य में भी याद करना चाहेंगे। साथ ही आप बाहरी दबावों से मुक्त होकर लिखें। आपके दिमाग में कोई बाहरी प्रेशर नहीं होना चाहिए कि इसने मुझे ये लिखने बोला है इसलिए मैं यही लिखूं। आप मन से लिखें, अपने मन से लिखें, आप जो फील करते हैं वो लिखें। तीसरा मुख्य पॉइंट है, डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है, निजी यानी पर्सनल, और यह मान के ही उसे लिखा जाना चाहिए कि वो किसी और के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी।
इसका बेबाकपन पर पूरा असर पड़ेगा। बेबाकपन अर्थात एकदम आप खुल के कुछ भी लिख सकेंगे जो आपके मन में है। अगला पॉइंट है, यह ज़रूरी नहीं कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखी जाए। परिष्कृत अर्थात एकदम शुद्ध मंजी हुई, मानक अर्थात जो हम शब्दकोश में एकदम मान्य रूप की भाषा है वैसी भाषा में लिखना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी सामान्य भाषा में भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, डायरी नितांत निजी स्तर की घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा है। उसके साथ साथ क्या है, आपके मन के आईने में आपके दौर का अक्ष भी है। आपका दौर मतलब आपका समय। आपने बचपन में जो बातें लिखी होंगी वो आपके बचपन का जो एटमॉस्फेयर होगा, जो समय होगा, उसका अक्स खींचता है। जैसे एक किशोरी की डायरी में एनी फ्रैंक ने लिखा है नाजी अत्याचार के, तो उस दौर का जो भी उधर चलता था, गतिविधियाँ घटती थी, घटनाएं होती थी, वो भी हमको देखने मिलती हैं। तो हमको ये लिखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हम केवल निजी स्तर की घटनाएं या भावनाएं नहीं लिख रहे हैं, उसके साथ साथ हम हमारे मन में अपने समय का क्या अक्ष खिंचा हुआ है उस अक्ष को भी हम दिखा रहे हैं। अक्ष अर्थात छवि, इमेज, उसको भी हम दिखा रहे हैं। तो ये लास्ट के तो 2 प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनमें आप अवश्य ध्यान रखें और इनको लिखकर अभ्यास करें ताकि परीक्षा में आप अच्छे नंबर, पूरे नंबर प्राप्त कर सकें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहें ताकि आपको आगे आने वाले पाठों की जानकारी भी मिल सके।